चलो अब हम लोग चलेंगे पैटर्न 3 पे। और क्या पैटर्न 3 के लिए हम लोग को कुछ भी नया समझना है? नहीं, कोई नोटिंग नहीं करनी, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इतना याद रखना है कि पैटर्न 3 में था क्या। याद होगा अपने को पैटर्न 3 में क्या था। सबसे पहले यहाँ पे 2 साल की बैलेंस शीट दी रहेगी, दूसरा 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया होगा, एंड तीसरा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। एंड इसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है या कह लो ड्रॉ करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसा पैटर्न 2 में हम लोग लेजर की हेल्प से कैलकुलेशन कर रहे थे, सेम वैसे ही पैटर्न 3 में भी विद द हेल्प ऑफ लेजर हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने एक रूल बताया था कि पैटर्न 2 में हमने स्पेशली बताया था कि हम लोग हर बार इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, बट पैटर्न 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैटर्न 3 में डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, डिपेंड कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, हम लोग पैटर्न 3 पे चल रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस पहले बुक में हम लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं, रीजन भी हमने फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर बताया था कि एक तो क्वेश्चन नंबर 10 था आई गेस, और एक था हमारे पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 देखो बेटा, क्वेश्चन 6 में हमारे पास जो कि पेज नंबर 4.84 पे है। ठीक है, और जिनके पास इंस्टीट्यूट की मटेरियल नहीं होगी वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, हमने वहां सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। देखो इलस्ट्रेशन 6 की बात करें, कह रहा था फॉलोइंग डेटा वर प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रेयान लिमिटेड एट ईयर एंड 31 मार्च 2011। इनकम स्टेटमेंट दिया है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स दी है। इनकम स्टेटमेंट 1 साल का है और बैलेंस शीट 2 साल की है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो क्या इसके लिए हमारे पास कोई भी नया कॉन्सेप्ट है? नहीं, हमारे पास कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम पैटर्न पे जैसे हम पैटर्न 2 पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन पैटर्न 3 का एक क्वेश्चन हम आप लोग को इनडायरेक्ट मेथड पे बता देते हैं, एक डायरेक्ट मेथड पे बता देते हैं, सो दैट आपका दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 में नॉर्मल जैसे पैटर्न 2 दिया रहता है वैसे पैटर्न 3 का ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले काम क्या करते थे, लेजर ड्रॉ करने का। अब लेजर में देखो क्या इसमें पीएल एप्रो बनेगा, हाँ मैम बनेगा, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। इसके अलावा देखो इनकम टैक्स पेबल बन जाएगा, जो कि हमने बताया था कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनता है। डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है बेसिकली बैलेंस शीट में। ठीक है, बट नीचे देखो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें पहली दूसरी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तीसरी चौथी प्लांट से, फिफ्थ सिक्स बॉन्ड से, फिर शेयर, फिर डिविडेंड। तो इन सबका तो तुमको लेजर बनाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा हम लोग एडिशनल क्या बनाएंगे, पीएल एप्रो बनाएंगे और इनकम टैक्स प्रोविजन बनाएंगे। तो इधर का स्पेस हम छोड़ रहे हैं फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इधर आ जाओ वर्किंग नोट के लिए। पहला वर्किंग नोट बनेगा पीएल एप्रो का। क्या बहुत बड़ा बनाने की जरूरत है? नहीं, रीजन बीइंग कि सारे के सारे एडजस्टमेंट, मतलब मैक्सिमम कितने एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, 2-3। दूसरा वर्किंग नोट किसका बनेगा, इनकम टैक्स पेबल, जो विद इन बैलेंस शीट दिया था ना, पहले हम उसको कंसिडर करें। ठीक है, अब उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उसको कंसिडर करेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट का दिया था, फिर प्लांट का दिया है, फिर बॉन्ड्स दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, एंड एक और दिया है बेटा डिविडेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक बार अच्छे से रीड कर लोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा अपने को कौन कौन सा लेजर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक, पहले लेजर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बन ही जाता है अल्टीमेटली। आओ पीएल एप्रो पे। अगर हम पीएल एप्रो की बात करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग देखो दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज क्या है कि पहले करंट ईयर दिया है फिर प्रीवियस ईयर दिया है। तो लिखोगे बाई बैलेंस बीडी कितना बेटा, 1,32,000। टू बैलेंस सीडी 1,40,000। सब ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर करो, पेबल है 5,000 3,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे देखो, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 127 और क्लोजिंग है 1,15,000। क्लियर। नेक्स्ट प्लांट,
प्लांट का ओपनिंग मेरे पास दिया हुआ है आफ्टर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमने प्लांट अकाउंट बनाया, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहो तो अलग बनाओ, चाहो तो मर्ज करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें मर्ज करके बना रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग चाहें तो ग्रॉस असेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, तुम लोगों पे है, तुम लोग चाहो तो यूज करो, चाहो तो यूज मत करो, ठीक। हम नहीं कर रहे हैं। प्लांट ओपनिंग हो जाएगा 6,12,000। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना कि मैम अगर नहीं बनाए तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा क्या। और क्लोजिंग है 4,37,000। नेक्स्ट बॉन्ड्स देखो बेटा, बॉन्ड्स का ओपनिंग है 2,47,000 और क्लोजिंग है 2,95,000। शेयर कैपिटल देखो, ओपनिंग है 3,15 और क्लोजिंग कितना है 4,65,000। और डिविडेंड का कुछ दिया है क्या? नहीं मैम, डिविडेंड तो आपने बनाया बट डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। अब आओ पीएल एप्रो पे। पीएल एप्रो और डिविडेंड ये दोनों आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कोई और रिजर्व्स दिया? नहीं दिया, बाकी हम सब क्लोज करते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड देखो, इनकम टैक्स से रिलेटेड मेरे पास बुक्स में क्या कोई इंफॉर्मेशन है? अगर पहले देखें इनकम स्टेटमेंट बना है पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट में देखो लिखा है कि इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना था, दैट इज इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है। देखो इनकम स्टेटमेंट में एकदम लास्ट में दिया है 7,000, इसका मतलब कि ये बाई पीएल कितना है 7,000। तो बैलेंसिंग फिगर विल भी कितना बेटा, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 7 5 12 3 9 आएगा। भले इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी बट इनकम स्टेटमेंट में दी थी। अब आओ परचेज इन्वेस्टमेंट 78,000, तो टू बैंक परचेज कितना 78,000। इसके अलावा देखो कह रहे हैं कि 1,02,000 की इन्वेस्टमेंट बेचे और इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 90,000 है, तो बाई बैंक सेल 1,02,000 और कितने का फायदा हुआ बेटा, टू प्रॉफिट ऑन सेल 90 ना, तो 12,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक। क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ भी दिया है? नहीं मैम, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करके खत्म करेंगे। 1,27,000 प्लस 78,000 प्लस 12,000 माइनस 1,02,000 बैलेंस हो गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब आओ प्लांट पे। प्लांट पे देखो कह रहे हैं प्लांट हमने खरीदा 1,20,000 का, तो टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे एक प्लांट जो कि 10,000 का था, उसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट कितनी थी 2,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हमने बेचा है 5,000 पे, तो बाई बैंक सेल 5,000 और एक्चुअल में 10 माइनस 2 8,000 का सामान तुमने 5,000 में बेचा है, तो लॉस हो गया 3,000 का, हो गया। इसके अलावा देखो अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे चले तो इनकम स्टेटमेंट पे क्योंकि प्लांट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब इनकम स्टेटमेंट में देखो हमारे पास कह रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है बेटा 37,000 है, और इसको बैलेंस करो देखो कितना आ रहा है, उतना ही होपफुली आना चाहिए 5 3 8 2,87,000 आ रहा है ना। हमने यहाँ फिगर गलत लिखी है, ये है 4,37,000 ओपनिंग और हमारे पास क्लोजिंग है बेटा 6,12,000, हमने उल्टा कर दिया था, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गलत था बेटा, इसको हमने करेक्ट कर लिया, हमने ओपनिंग में क्लोजिंग डाल दिया था, क्लोजिंग में ओपनिंग। अच्छा क्वेश्चन में देखो विद इन इनकम स्टेटमेंट आपके पास डेप्रिसिएशन है 37,000, तो नो डाउट वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन जाएगा 37,000, हाँ मैम जाएगा। इसके अलावा क्या प्लांट से रिलेटेड कुछ और दिया है बुक में? देखो पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि आपने 1,00,000 रुपए का बॉन्ड इशू किया है, और किसके बदले? प्लांट के बदले, मतलब हमने प्लांट खरीदा वेंडर से और उसको हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो हम बेसिकली उसको क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर दे रहे हैं अपनी कंपनी का, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा? नहीं, यहाँ पे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, बट हमें बुक्स में तो दिखाना होगा ना कि हमने कितना खरीदा है। अब देखो कितना बैलेंस आ रहा है, होपफुली बैलेंस नहीं आना चाहिए, -37,000
बैलेंस हो गया बोथ साइड। क्यों? क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अगर मान लो क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं होता तो फिर डेप्रिसिएशन क्या हो जाता, बैलेंसिंग फिगर। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ भाई प्लांट है कितना, 1 लाख, एंड जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, वो 345 है, 345 में माइनस करो, आई गेस 50 हो जाएगा ना। ठीक है, बट उसके अलावा देखो क्वेश्चन में भी कहीं कुछ दिया है क्या, पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। वही चीज जो हमने बोली कि 50,000 आएगा, वही चीज क्वेश्चन में भी दी थी कि 50,000 के बॉन्ड्स का हम रीपेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। 7 देखो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर कैपिटल इशू किया, कितने का, 15,000 इंटू 10। तो जब शेयर कैपिटल इशू करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। ये तो क्वेश्चन में दिया है ना बेटा, 1,50,000। अब देखो बोथ साइड मैच कर गया, कुछ बचा ही नहीं। क्लियर? लास्ट पॉइंट देखो कह रहा है कि आपने कैश डिविडेंड पे किया 8,000। क्या डिविडेंड का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया था? नहीं। क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया है? नहीं। इसका मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर जितना डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया होगा उतना हमने ड्यूरिंग द ईयर पे भी कर दिया, क्योंकि बैंक की हमें इंफॉर्मेशन है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया। तो जितना पे किया होगा बेटा वही तो इस साल डिक्लेयर किया होगा, है ना भाई। इंटरिम डिविडेंड में तुम लोग यही करते हैं कि इस साल अनाउंस करते हैं और इसी साल पे कर देते हैं। तो टू डिविडेंड कितना हो जाएगा, 8,000। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट प्रॉफिट 148 है ना, तो 8 8 16 हो गया बस। और तो हमें नहीं लगता कि कहीं पे भी मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीजें दी थी हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी, एंड विद इसकी हेल्प से हम लोग क्या बना लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। और सेम हमने किया हुआ है पैटर्न 2, अगर आप लोग को याद हो तो पैटर्न 2 में हम लोग यही करते थे, ये सारा ड्रॉ करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे। जल्दी से चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपनी का नाम है रेयान लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लीज खुद से पूरा पूरा लिख लेना फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि हमने बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करा दिया है आपको। 31 मार्च 2015 जितनी स्पेस बची हम सब यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड याद है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते थे, नेट प्रॉफिट से शुरू करते थे और उसके बाद फिर बैक कैलकुलेशन करते थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ मैम, देखो सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 16,000, और इसमें हमने बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं जो कि कितना है, 7,000, तो ये जाएगा 23,000। अब इसमें ना बैक कैलकुलेशन करना इज वेरी इजी, रीजन बीइंग कि तुम्हारे पास इनकम स्टेटमेंट दिया है। तो इनकम स्टेटमेंट में एकदम लास्ट में देखो, इनकम स्टेटमेंट में टोटल इनकम कितनी दी है, नेट प्रॉफिट 16,000 यही वाला दिया है। ठीक है, और उसमें ये 7,000 ऐड कर दिया तो 23,000 आ गया। अब उसमें देखो 23,000 में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड अब नॉर्मल आइटम होंगे उनको सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास इंटरेस्ट सबसे पहले डेप्रिसिएशन है 37,000 का, तो ऐड कर दो। मतलब इसको बनाने के लिए ना हम लोग को वो भी देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमारे पास पूरा पूरा स्टेटमेंट बना के दिया है, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में तो हमें पता ही है कि उसने क्या ऐड किया, क्या लेस किया, बैक कैलकुलेशन करना यहाँ पे इजी हो जाएगा। इनकम एक्सपेंसेस पेड, सॉरी इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड क्या करते हैं, ऐड करते हैं 23,000। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लेस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए लेस कर रहे हैं। ठीक है, 6,000। उसके बाद देखो बोला है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 लेस कर देंगे। क्या है ये, अब नॉर्मल गेन कितना है बेटा, 12,000। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट देखो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, ऐड कर देंगे। देख रहे हो ये सारी चीजें जो हम लोगों को लेजर से मिली थी वही चीज हम लोगों को यहाँ डायरेक्टली पीएल में भी मिल गई। वही देखो 12,000 और वहां पे 3,000 दिया हुआ है। ठीक, बस और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 68,000 क्या हो जाएगा, कैश नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का जो पूरा पोर्शन है वो ये है। ठीक है,
तो ये सिंपल था, हमने क्या बोला, अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की तो हमें बैक कैलकुलेशन करना होता है, और बैक कैलकुलेशन करना इतना इजी है यहाँ पे, रीजन बीइंग कि हमारे पास यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, अब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट में करंट एसेट करंट लायबिलिटी देखेंगे। तो देखो हमारे पास करंट लायबिलिटी में अकाउंट पेबल दिया है, अक्रूड लायबिलिटी दिया है, दोनों ले लेंगे, और करंट एसेट में इन्वेंट्री दिया, अकाउंट रिसीवेबल दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है मैम, ले लीजिए। देखो इन्वेंट्री की बात करो तो इन्वेंट्री बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 1,10,000 था, फिर 1,44,000 है, उल्टा दिया है ना, तो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, कितने से, 34,000 से। नेक्स्ट देखो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, ऐड कर देंगे। कितना है बेटा, डिक्रीज कितना हो रहा है, 8। क्लियर। और प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी डिक्रीज हो रहा है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये मानते हैं कितना पैसा हमें मिला होगा। फिर आओ अकाउंट पेबल पे। अकाउंट पेबल मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 7,000 से बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐड करोगे। और प्लीज ये पूरा पूरा खुद से लिख लेना, हम यहाँ पे आधा अधूरा लिख रहे हैं, रीजन बीइंग हमने इस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अक्रूड लायबिलिटीज 3,000 से बढ़ रहा है, अगेन ये क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, मेरी तरफ मत लिखना, एग्जाम में मार्क्स कट जाना है। ठीक है, चलो आओ 68,000 है ना, जिसमें माइनस करेंगे 34,000, ऐड 12,000, ऐड 10,000, ये आ रहा है माइनस, नहीं माइनस कैसे आ जाएगा, 68,000 में से माइनस 34,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है 56,000। क्या यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे ये 56,000 क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना है, ये आपने कैलकुलेट किया है इसकी हेल्प से, कितना इनकम टैक्स पेड, 9,000, माइनस कर दो, क्या आएगा 47,000। ये 47,000 क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। रब कर रहे हैं इसको हम। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें या फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, क्या दोनों के लिए ही मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत होगी, नहीं मैम, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, लेजर की हेल्प लेंगे, या फिर हम लोग बैलेंस शीट की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में देखो मेरे पास क्या क्या दिया है बुक में, अगर हम लोग देखें तो एक मेरे पास असेट दिया है, एक इन्वेस्टमेंट दिया है। क्या हम बुक देखेंगे, नहीं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट बनाया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है। अब देखो इन्वेस्टमेंट और लेजर से सेल आएगा, परचेज आएगा, सेल आएगा, परचेज आएगा, और ये परचेज, ये बॉन्ड्स आएगा क्या, नहीं ना। रीजन बीइंग कि ये हमने क्या किया है कि हमने असेट की जगह, हमने एसेट खरीदा और बदले में बॉन्ड इशू कर दिया, तो वो तो आएगा नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट। क्लियर है, देखो इन्वेस्टमेंट बेचा है 1,02,000 का, और प्लांट बेचा है 5,000 का। इन्वेस्टमेंट खरीदा है बेटा कितने का, 78,000 का, और प्लांट हमने खरीदा है 1,20,000 का। काम खत्म। बट देखो क्वेश्चन में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने इंटरेस्ट इनकम भी तो लिया था 6,000 का, वो हम यहाँ पे ऐड कर दें, 6,000 हो गया खत्म। बस ये माइनस में हम नहीं लिखे हैं, लिख लो माइनस में, हो गया। इतना इजी था, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लेजर बना हुआ था। 1,20,000 प्लस 78,000 माइनस 1,02,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000, ये नेगेटिव में आ रहा है बेटा 85,000, तो मतलब 85 का क्या हो गया मेरा आउटफ्लो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर, हाँ मैम क्लियर। अब किस पे आएंगे बेटा, फाइनेंसिंग में। क्वेश्चन में देखो फाइनेंसिंग से रिलेटेड क्या क्या दिया है बुक में। बुक में हमारे पास शेयर कैपिटल दिया है, बॉन्ड्स दिया है। क्या हमने दोनों का अकाउंट बनाया, लेजर बनाया, हाँ बनाया। क्या हमें बुक देखने की जरूरत है, नहीं, बुक देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हम लिखना भूल गए थे, लिख लो
अब लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर हमने लेजर अच्छे से बनाया तो हमें याद है कि तो हमने बॉन्ड का पेमेंट किया है, तो पेमेंट फॉर बॉन्ड्स कितना पेमेंट किया है बेटा, 50,000 का। एक हमने शेयर कैपिटल इशू किया है 1.5 लाख का, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आया 1,50,000। और इसके अलावा अगेन इंटरेस्ट हमने पे किया था, डिविडेंड इस क्वेश्चन में था क्या, हाँ डिविडेंड भी था और इंटरेस्ट भी था। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पे किया, 23,000, तो इंटरेस्ट पेड 23,000 माइनस हो जाएगा। और उसके अलावा देखो डिविडेंड का भी हमने अकाउंट बनाया था, तो डिविडेंड हमने 8,000 पे किया है, लिख दिया डिविडेंड पेड 8,000। हो गया बेटा, टोटल करके देख लेते हैं। $69,000 इनफ्लो है, ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर, हाँ मैम ये तो क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे हम बता दे रहे हैं, खुद से कर लेना। अगर हम लोग देखें तो हमारा नेट कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, 69,000 प्लस ये वाला 47,000 माइनस 85,000, तो ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 31,000 का इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा देखो क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में दिया है, हाँ मैम दिया है, ओपनिंग 15,000 दिया है और क्लोजिंग 46 दिया है। कर लोगे ये, एडलेस तो कर ही लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पैटर्न नंबर 3 के। चलो आ जाओ अब लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आई गेस क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ना, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने करा दिया तुम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड पे, अब वो हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट पे। देखो बेटा जल्दी से, इलस्ट्रेशन 10, गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड रेलेवेंट बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन। मतलब पीएल दिया है, बैलेंस शीट दिया है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं। बट देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सिर्फ कह रहा है कि कैश फ्लो बताना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड तो तुम लोग कर ही लोगे, इनडायरेक्ट मेथड के तो वैसे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड तो कर लोगे। कराएंगे क्या, डायरेक्ट मेथड। पढ़े क्वेश्चन जल्दी से। हाँ देखो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे तो और सिंपल है, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें दी हैं। हमारे पास सेल दिया है, इंटरेस्ट डिविडेंड दिया है, परचेजेस दिया है, वेजेस सैलरीज, मतलब सारे के सारे खर्चे बुक्स में दिए हुए हैं, सारी इनकम बुक्स में दी है। बट क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी स्पेशली बता रहा है कि कुछ कैश सेल या कैश परचेज जैसा है, नहीं। इसका मतलब वो सबका सब किस पे होगा, क्रेडिट पे। हमेशा याद रखना कि अगर कुछ कैश सेल कैश परचेज हुआ है तो उसके बारे में हमारे पास हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होता है। बट क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ मेंशन है, नहीं मेंशन नहीं है। इसका मतलब हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि कैश परचेज कैश सेल कितना है, या डेटर और क्रेडिटर का क्या कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब डेटर से कितना पैसा मिला और क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सेल्स दिया है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास परचेजेस दिया है। तो सेल्स और परचेज की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड पेबल्स हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कलेक्शन एंड पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ मैम कर लेंगे। उसके अलावा देखो तुम लोग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, और उसके बारे में ये भी बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना वेजेस एंड सैलरीज पे किया है एंड कितना अदर एक्सपेंसेस पे किया है। तो उसका अकाउंट भी हम लोग बना लेंगे, और जैसे ही हम लोग उसका अकाउंट बनाएंगे, दैट इज लेजर बनाएंगे, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बैंक की। क्योंकि एक बात समझो, इसमें जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है पीएल का, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितना पेमेंट किया, कितना क्रेडिट पे किया है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ लेजर्स, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इन सब की हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे बेटा कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। मतलब जितनी भी चीजें पीएल से रिलेटेड है उनका लेजर बनाओ, और फिर वहां से हमारे पास बैंक का कैलकुलेशन आ जाएगा। पर कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होता है कितना कैश सेल किया, कितना कैश परचेज किया, या कितना खर्चे का पेमेंट किया कैश में, तब तो फिर हम लोग को लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें हम तुम लोगों के लिए कौन कौन सा लेजर बनाएंगे वो भी देख लो।
जितना ये लेजर दिया है ना बैलेंस शीट से रिलेटेड, इधर तो स्पेस छोड़ रहे हैं। सबसे पहला ट्रेड रिसीवेबल बना लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्रीज भी बना लो, इसको फिर हम समझा भी देंगे ना तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर ट्रेड पेबल्स बना लेते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्या होता है बेटा, जिनसे हम लोग बिजनेस से रिलेटेड खरीदते बेचते हैं सामान, वो आउटस्टैंडिंग वेजेस बना लेते हैं, है ना, क्योंकि वेजेस भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फिफ्थ बनाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवांस टैक्स बनाने की जरूरत है, एडवांस टैक्स तुम लोग को पता है, टैक्स में तुम लोग पढ़े होगे कि एडवांस में तुम लोग कितना टैक्स पे करते हो। टैक्स प्रोविजन चाहो तो बना लो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट, बस हो गया। चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे इसको फिल करते चले। अगर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 250, क्लोजिंग इज 400। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें अगर देखा जाए तो हमने डिटेल स्टडी की है सिंगल एंट्री चैप्टर में। इन्वेंट्रीज ओपनिंग है 180 और क्लोजिंग है 200। ट्रेड पेबल्स देखो 230 250, सॉरी वेजेस देखो 40 50, और क्या दिया बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 20, और इनकम टैक्स प्रोविजन वैसे ये बनाने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी हम लोग बना देते हैं। इनकम टैक्स प्रोविजन रहने दो, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बेकार में बना करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो चलेंगे कहाँ, सीधे सीधे हम लोग चलेंगे इनकम स्टेटमेंट पे और सारी चीजें यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे। सेल्स कितना है 4150, क्वेश्चन साइलेंट, इसका मतलब पूरा का पूरा सेल्स क्या रहेगा, क्रेडिट सेल्स रहेगा ना, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की अगर बात करें तो वैसे भी अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो क्या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। बैक कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग उसको लेस करते हैं, क्योंकि पहले से ऐड हो चुका है। अब हम लोग ऐड ही नहीं करेंगे तो लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक एडजस्टमेंट में देखो 20 बोला है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना PL 20, ये तो बैलेंस हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, तुम लोगों के पास ये परचेजेस 2400, तो मानेंगे पूरा का पूरा उधार पे खरीद रहे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया हुआ है 800, तो ये PL से आया है ना, लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस 200, PL से आया। और कुछ आएगा बेटा? क्या इंटरेस्ट हम लोग यहाँ एडजस्ट करते हैं, नहीं करते, रीजन भी कि वो कौन सा इंटरेस्ट पेड है, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जितने भी नॉन ऑपरेटिंग है वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे और डेप्रिसिएशन भी नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ बैलेंस करोगे तो आ जाएगा कि क्रेडिट डेटर्स से कितना कलेक्शन हुआ, आएगा ना, कि डेटर्स से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है। और डेटर्स कौन है, जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, 4000। वैसे ही इन्वेंट्री तो खत्म हो गया। ट्रेड पेबल्स को कितना पेमेंट किया, हमने कितना पेमेंट किया है, किसको, क्रेडिटर्स को, 2380। आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो इतना पेमेंट किया होगा 790, और यहां देख लेते हैं 210 माइनस 20, ये सब कौन से वाले खर्चे हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग बिजनेस से, ठीक है ना। वैसे तो इंटरेस्ट भी दिया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। वैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग पास डेप्रिसिएशन भी दिया तो उसको भी हम लोग कहीं कंसिडर नहीं करेंगे, रीजन बीइंग कि वो नॉन कैश आइटम, ठीक है। चलो अब देखो डायरेक्ट मेथड से हम लोग को निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट ABC लिमिटेड, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, और ये कौन सा मेथड आपने यूज किया है? डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट मेथड में हमने बार बार बताया कि सीधे सीधे जब पैसा आया ऐड करेंगे, जब पैसा गया लेस करेंगे। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कलेक्शन कितना हो रहा है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 4000 का कलेक्शन है। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया 2380 का, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2380। यही क्वेश्चन में अगर हमारे पास कैश परचेज कैश सेल दिया होता तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करो, पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट फॉर वेजेस कितना है बेटा? 790। और फिर अदर एक्सपेंसेस पेड कितना पे कर रहे हैं? 190। और उसके अलावा हम लोग किसका पेमेंट करेंगे? टैक्स का पेमेंट करेंगे। और देखो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि करंट ईयर हमने एडवांस टैक्स कितना पे किया है? 195। माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 4000 4380 माइनस 790 माइनस 190 माइनस 195, 445 आना चाहिए बेटा। ये क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? बस यही था। क्या था ये? डायरेक्ट मेथड। इसको नोट कर लो पहले। अब इसी क्वेश्चन को हम तुम लोग को इनडायरेक्ट मेथड से भी बता देते हैं ताकि तुम लोग इसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कितना आना चाहिए? 445 आना चाहिए, है ना। इनडायरेक्ट मेथड के लिए ना हमें कुछ भी यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे पास इनकम स्टेटमेंट दिया है। सीधे इनकम स्टेटमेंट खोलो, देखो वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 710। वहीं से शुरू करते हैं ना। ये तो तुम लोग पढ़े ही हो 10 बार, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके करा दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? जो भी नॉन ऑपरेटिंग, जो भी नॉन कैश और अब नॉर्मल आइटम है सब एडजस्ट कर देंगे। बैक कैलकुलेशन करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन ऐड कर दें। कितना है बेटा? 100। इंटरेस्ट ऐड कर दें, नॉन ऑपरेटिंग है ना 60। अदर एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है, वेजेस सैलरी से मतलब नहीं है, परचेजेस से मतलब नहीं है। अब आप इंटरेस्ट डिविडेंड माइनस कर दें, रिसीव्ड, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर है? कितना है बेटा? 100 है ना, 100 है, हाँ 100 है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं मैम, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इनकम स्टेटमेंट आपको देखना था और उसके अलावा यहाँ पे मेरे को कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना आ जाएगा ये, 100 तो कट गया ना, 770 आए। क्या ये क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, ये है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल तो दिया है यार क्वेश्चन में, सारा का सारा कंसिडर करते, जितना भी बैलेंस शीट में हमारे पास दिया है वर्किंग कैपिटल उसको कंसिडर करते हैं। देखो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? लेस होगा। कितने से? 150 से। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहा है, लेस हो जाएगा 20 से। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है कितना? 20, है ना। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 10। हमारे पास इतना पैसा आया नहीं, एक तरह से कह लो, बट ये चीज है कि हमें पेमेंट अभी नहीं करनी पड़ी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है 10। नेक्स्ट क्या है बेटा? एडवांस टैक्स वगैरह यहाँ देखना नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे ना, पहले इसका एडजस्टमेंट तो कर दें। 770 प्लस 40 माइनस 170, 640 आ रहा है। ठीक है, ये 640 क्या हो जाएगा बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से क्या लेस कर दोगे? टैक्स पेड। और हमने बोला कि जब हमारे पास एडवांस टैक्स रहता है तो हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं, हम लोग कुछ और कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें से 195 माइनस करते ही मेरा आंसर 445 आ गया, जो कि डायरेक्ट मेथड से आया था।
हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट मेथड से कुछ और आंसर आएगा, इनडायरेक्ट मेथड से कुछ और आएगा, दोनों से ही सेम आएगा। और प्लीज मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखना बेटा, पूरा पूरा लिखना, ठीक है। हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पूरा पूरा लिखना, ठीक। अच्छा, पैटर्न 3 पे इसके अलावा हमारे पास और कोई क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ है। अपने को याद क्या रखना है इतना समझो, इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी। हमने पहली क्लास में ही नहीं, सेकंड क्लास में ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम लोग पैटर्न 2 सॉल्व करते हैं तो पैटर्न 2 के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं, बट पैटर्न 3 के लिए, मतलब जहाँ पे हमारे पास एक पीएल हो, 2 बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ हम लोग डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिंपली रीजन बीइंग हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है। तो जहां आप लोग के लिए प्रेफरेबल होगा वहां आप लोग यूज कर लेना इनडायरेक्ट मेथड। और अगर इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो क्या पैटर्न 2 और पैटर्न 3 में कोई डिफरेंस रहेगा? नहीं, दोनों सेम हो जाएगा। और अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोगों को वो आइटम्स कैलकुलेट करने होंगे जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है और जो भी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जहां पैसा आया पैसा गया सिर्फ उसको काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने नहीं किया, डायरेक्ट मेथड में किया था हमने कि जब पैसा आया तो ऐड कर देंगे, जब पैसा गया तो लेस कर देंगे, वो भी किससे रिलेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि डायरेक्ट मेथड से करना है कि इनडायरेक्ट मेथड से करना है, और आपके पास एक पीएल, 2 बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। सिर्फ आप मेंशन कर देना कि आप कौन से मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करो, कोई कंपल्शन नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि हाँ डायरेक्ट मेथड यूज करना है तब तो बात ही खत्म, या इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है तब तो बात ही खत्म, ठीक। अच्छा, इसकी नोटिंग कर लो। आज की हमारी क्लास बस इतनी सी ही थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैटर्न 4 सॉल्व करेंगे। पैटर्न 4 पे जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में दिए उस पर डिस्कशन कर लेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट के मैथ के क्वेश्चंस के अलावा भी आपको हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे और वो क्वेश्चंस हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। उसके आंसर्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो सो दैट हम लोग आंसर्स चेक कर ले, या फिर हम लोग टेलीग्राम चैनल पे उसके आंसर्स भी कुछ टाइम में अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसको नोट डाउन कर लो।